स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ब्रांचेस किए और इस वीडियो में हम कर रहे हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी में थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा लगता है कि शायद इसमें न्यूमेरिकल्स ही हैं, पर थ्योरी पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो थ्योरी मीन्स इसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनको हमें समझना होगा। तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग और बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि गिनती में 13 हैं। और अब मैं आपके लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग पढ़ रही हूँ। इनको एब्रीविएशन में गैप भी बोलते हैं। गैप रेफर टू द रूल्स और गाइडलाइंस adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements and are also known as concepts, conventions, principles, postulates, modifying principles, assumptions, एट्सेट्रा। तो हमें क्या पता चला कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने के टाइम और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम हमें जिन गाइडलाइंस को यूज़ करना पड़ता है उनको हम गैप बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। और इनको कई नामों से जाना जाता है और इनका पर्पस क्या है, ताकि ओवरऑल सब जगह अकाउंटिंग सिस्टम्स में यूनिफॉर्मिटी हो सके। और यूनिफॉर्मिटी का पर्पस क्या है, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बना रहे हैं हम वो कंपेरेबल हो सकें, हम अपने बिज़नेस का किसी दूसरे बिज़नेस के साथ कंपैरिजन कर सकें, हम अपनी ही परफॉर्मेंस का पिछले सालों की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन कर सकें, हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान पाएँ, हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। The basic accounting concepts are referred to as the fundamental ideas or basic assumptions underlying the theory and practice of financial accounting। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते टाइम मीन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते टाइम कुछ बातें मान के चलना पड़ेगा। उनको हम बेसिक एजम्पशंस या बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। और अभी हमने बात की है कि ये हम 13 कर रहे हैं, गिनती में है 13। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस and its owners are to be treated as two separate entities for all the accounting purposes। अब बच्चों, entities क्या होता है, जिस चीज़ की भी कोई अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, मतलब जिसके लिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो एंटिटी होगी। तो अगर वो सोल प्रोप्राइटर है वो भी एंटिटी होगा, पार्टनरशिप है वो भी एंटिटी होगी। तो क्या बोला इसने कि बिजनेस और उसके ओनर्स जैसे भी हैं वो अलग अलग माने जाएंगे। बिजनेस एसेट्स और पर्सनल एसेट्स, एसेट्स का मीनिंग हमने वीडियो में कर रखा है ना बेसिक टर्म्स के साथ, तो ये अलग अलग रखना है। प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस अलग अलग हैं। तो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, पर्सनल ट्रांजैक्शंस हमें नहीं रिकॉर्ड करनी। ठीक है, अगर पर्सनल ट्रांजैक्शंस और बिजनेस ट्रांजैक्शंस मिक्स करके सारा कुछ ही आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में करते जाओगे, लिखे जाओगे, तो फिर क्या होगा, बिजनेस का इंडिविजुअल रिजल्ट और उसकी पोजीशन हम सही से नहीं जान पाएंगे। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money are to be recorded in the book of accounts। ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस मतलब कोई लेन देन
जो भी ट्रांजैक्शंस मनी में एक्सप्रेस हो सकती हैं सिर्फ वही हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखेंगे। कोई भी नॉन मॉनेटरी बात चाहे वो कितनी भी इम्पॉर्टेंट हो वो नहीं हम लिख पाएंगे। अब देखिए, जैसे कोई मैनेजर है, वो बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है, उसकी अपने स्टाफ के साथ बहुत बनती है, लेकिन हम वो उसकी अच्छाई को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो हम क्या मानते हैं कि हमारा बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलता चलेगा। लेट मी रीड इट। A business firm would continue to carry out its operations indefinitely for a fairly long period of time and would not come to an end in the near future। मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस को ये एज्यूम करेंगे कि ये चलता जाएगा और जल्दी हम कहीं इसको बंद नहीं करने वाले। इस वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट दो बातों का आपने ध्यान रखना है बच्चों। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते टाइम फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को अलग अलग ट्रीट करना है, कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स को अलग अलग रखना है। हम सबका मीनिंग कर चुके हैं ना बेसिक टर्म्स में। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Accounting period refers to the period of time at the end of which the financial statements of an enterprise, that is, statement of profit and loss and balance sheet, are prepared। बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और दो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एक वो स्टेटमेंट जो प्रॉफिट या लॉस बताती है, एक वो स्टेटमेंट जो ये बताती है कि बिज़नेस ने किसी से क्या लेना है, क्या देना है और बिज़नेस की कैपिटल आज के टाइम में कितनी है। तो ये दो मेन स्टेटमेंट्स किस पीरियड के बाद बनाई जाएगी, उस पीरियड को बोलते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। और बच्चों, ये नॉर्मली 12 मंथ्स का है। ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, मींस 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकता है, या गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर जिसको हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक होता है, और कोई भी 12 मंथ्स का ऐसा पीरियड, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या इसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट all assets are recorded in the books of accounts at their cost, which includes cost of acquisition, transportation, installation and making the asset ready for use। बच्चों, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस के एसेट्स को हमें कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। वो कॉस्ट जिसको हमने खर्च किया, कहाँ तक खर्च किया, जब तक हमने उस एसेट को अपने बिजनेस में यूज़ करना शुरू नहीं कर दिया तब तक। इट मीन्स अपने बिजनेस में उसको लाने का खर्चा, उसको अगर ट्रक में लाद के लाया तो ट्रक में लादने का खर्चा, ट्रक का भाड़ा, उस एसेट की कॉस्ट, अगर उस मशीन को या कोई भी एसेट को फिट करने के लिए हमने लेबर लगाई उसका खर्चा, तो ये सारे खर्चे उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ए ड्यूअल or two-fold effect on various accounts and should therefore be recorded at two places। बच्चों, क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का ड्यूअल मीन्स टू फोल्ड का मतलब दो तरफा इफेक्ट है। अब एक ट्रांजैक्शन को लेके देखें हम, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब गुड्स बिज़नेस के पास आई, और ये तो हम कर ही चुके हैं कि बिज़नेस और उसका ओनर या बिज़नेस और उनका जो भी चलाने वाले हैं वो सब अलग है, तो बिज़नेस की एक अलग एग्जिस्टेंस है। तो परचेज़ की गुड्स मतलब गुड्स तो आई और कैश गया, इट मीन्स दो चीज़ें अफेक्ट हुई। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने ये दोनों बातों को रिकॉर्ड करना है।
ठीक है। सपोज हम किसी को सामान बेच रहे हैं, अब सामान जाएगा और कैश आएगा, तो हम दोनों ही चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। और डुअलिटी प्रिंसिपल को या डुअलिटी कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उस इक्वेशन के अंदर बैलेंस शीट में आने वाली आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी इक्वेशन हम लिखते हैं, फॉलो करते हैं। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स। बच्चों याद करो, हमने बेसिक टर्म्स में क्या किया, कैपिटल इज़ ओनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, क्रेडिटर्स इक्विटी, और टोटल इक्विटीज़ हमने इन दोनों का टोटल इक्विटीज़ किसको कहा था, एसेट्स को। तो ये हमेशा याद रखना है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ आर इक्वल टू एसेट्स। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बच्चों दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रियलाइजेशन प्रिंसिपल. According to this concept of revenue recognition, the revenue for a business transaction should be considered realized when legal right to receive it arises. इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन से हम रेवेन्यू हुआ तभी मानेंगे, तभी लिखेंगे जब हमें उसके बदले में पैसा रिसीव करने का लीगल राइट मिल जाएगा। सपोज़ हमने किसी को गुड्स बेची, गुड्स हमने भेज दी, ठीक है, गुड्स तो चली गई, लेकिन जब तक हमारे पास गुड्स बेचने के कॉम्पनसेशन में कोई लीगल राइट नहीं मिल जाता पैसे रिसीव करने का, हमें कोई चेक नहीं मिल जाता, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं मिल जाता, तब तक हम उस सेल को सेल नहीं कह पाएंगे, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस इंकर्ड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यूज़। बच्चों आप क्वेश्चन करते होंगे मैच द कॉलम्स, बस दो कॉलम्स में मैच करते हो ना, कौन सी आइटम किसके साथ मैच कर रही है। तो यहाँ हमने किसको मैच करना है, हमने किसको कंपेयर करना है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को। क्यों? in order to calculate the results of business operations in terms of profit or loss. प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए हमें उस बिज़नेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को कंपेयर करना होगा, और अगर रेवेन्यूज़ एक्सपेंसेस से ज़्यादा हुए तो प्रॉफिट होगा, और अगर रेवेन्यूज़ एक्सपेंसेस से कम होंगे तो लॉस होगा। अब ध्यान क्या रखना है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों सेम अकाउंटिंग पीरियड के रिकॉर्ड करने हैं। Next is full disclosure concept. All material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise that can affect the decision making by the users of accounting information must be fully and completely disclosed in the financial statements. अब फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर, फुल मतलब कंप्लीट, डिस्क्लोज मतलब बताना। क्या बताना? कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल एंड रेलिवेंट है, मटेरियल एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर पाए। किसके डिसीजन मेकिंग? जो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं। याद है हमने पिछली वीडियो में ये किया था कि कौन कौन सी पार्टीज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने के पर्पस क्या क्या हैं, पढ़ा था ना, उधर हमने किया था। यस वही। तो उन लोगों के डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है वो हमने सब बतानी है, छिपाना कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि हम उसको ज़रूरत पड़ने पे फुटनोट में दिखा सकते हैं, लेकिन छिपानी नहीं है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. Accounting policies and practices
followed by enterprises should be uniform and consistent over the period of time so that results are comparable. बच्चों क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? कहता है जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़, मेथड्स, प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक सेम रहने चाहिए। ये नहीं है कि एक साल हमने कुछ यूज़ किया, अगले साल हमने मेथड बदल दिया, उससे अगले साल आपने कुछ और कर लिया। अब हम एक एग्ज़ाम्पल करें। एक बच्चा है, उसने 2 महीने कॉमर्स पढ़ी, ठीक है, फिर वो कहता है मैं तो अकाउंट्स नहीं कर पाऊँगा, फिर वो 2 महीने आर्ट्स पढ़े, तो हम उसकी परफॉर्मेंस के बारे में 4 महीने में क्या जज करेंगे? 2 महीने वो कॉमर्स पढ़े, 2 महीने वो आर्ट्स पढ़े, ठीक है। तो इधर वही बोली है कि जो भी मेथड्स और प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो वो लंबे समय तक सेम होने चाहिए। क्यों सेम रहने चाहिए? ताकि हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें। क्यों कंपेयर कर सके? ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकें। इफ़ हाउएवर there is a change in the method or policies, it must be declared, it must be mentioned in the accounting records so that all the interested parties can come to know about this change. Next comes conservatism concept. It is also called prudence principle. This concept requires the business to play safe. मतलब बिजनेस सावधानी से चले. It means that business transactions should be recorded in such a manner that profits are not overstated. मतलब ये है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते टाइम बिजनेस को क्या करना है कि अपने प्रॉफिट्स बढ़ा के नहीं दिखाने. तो करना क्या है फिर? अगर किसी लॉस के होने की अंदेशा हो तो उसको तो रिकॉर्ड करना है, उसके लिए तो प्रोविज़न बना के रखनी है, लेकिन कोई गेन है या प्रॉफिट है तभी रिकॉर्ड करना है जब होगा। पहले ही नहीं रिकॉर्ड करके बैठ जाना कि हो जाएगा, जब होगा तभी रिकॉर्ड होगा। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट और मटीरियलिटी प्रिंसिपल. Accounting should focus on material facts means important from effect on decision making point of view. मतलब ये है कि जब हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर उस पर फोकस करना है, उसको अच्छे से दिखाना है जिसका फ़र्क डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस पे पड़े. कई बार बच्चों बहुत ही कम इम्पोर्टेंस वाली इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम किसी और के साथ भी क्लब कर सकते हैं. अब जैसे हम देखें स्टेशनरी आइटम्स हैं. अब स्टेशनरी में पेंसिल भी यूज़ होती है, पेन भी यूज़ होते हैं, इरेज़र भी यूज़ होता होगा. तो हम अगर पूरे महीने का खर्चा नोट करें तो हम इरेज़र का अकाउंट नहीं बनाएंगे या फिर हम रिफ़िल का अकाउंट नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि ये आइटम्स इतनी छोटी हैं कि ऐसे तो हम रिकॉर्ड ही बनाते रह जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, इन सारी आइटम्स को इकट्ठा ग्रुप कर देंगे स्टेशनरी. ठीक है. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हमें डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के हिसाब से, डिसीज़न मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करना है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस देना है. अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हम क्लब कर सकते हैं. क्लब मतलब किसी और आइटम के साथ जोड़ सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है स्टेशनरी, ऐसे कई और एग्जांपल्स हो सकती हैं. ठीक है. तो अब लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. इसको ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. बच्चों ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होता है जो इन्फॉर्मेशन सबके लिए सेम हो. एक होती है ना सब्जेक्टिविटी विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो उसका ऑपोजिट है ऑब्जेक्टिविटी. मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन सबके लिए सेम हो. तो सेम तभी होगी अगर हमारे उस रिकॉर्ड का प्रूफ हो, तो वो प्रूफ सबके लिए सेम होगा. तो यही कुछ कह रहा है ये कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द मैनर so that it is free from the bias of accountants and others.
It should not be affected by the prejudices of the persons using this information. So this is possible only if all the accounting records are supported by evidences, verifiable documents और वॉचर्स. ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस के साथ रिटर्न एविडेंसेस का होना ज़रूरी है, तभी उस इंफॉर्मेशन को सारे चेक कर पाएंगे, तभी वो सबके लिए सही मानी जाएगी. तो बच्चे ये थे 13 कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स, इनको जिसको हमने ये बोला थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. बेस, यस, ये आपके अकाउंटिंग सिस्टम का बेस है, क्योंकि जो कुछ भी अब हमने रिकॉर्ड करना है, जो भी आपने सीखना है, जो भी अकाउंटिंग वर्ल्ड में इस्तेमाल होगा, वो सारा इन 13 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा. तो आप इनको एक एक करके पढ़ो, समझो, एक एक करके. सारे 13 ही इकट्ठे पढ़ के ना बंद कर देना, फिर सब कुछ मिल जाएगा. एक पढ़ो, 1 मिनट रिलैक्स करो, उसे रिवाइज करो, फिर रिलैक्स करो, फिर दूसरा पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करो, तीसरा पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करो. ठीक है बच्चों, ये बेसिक है, सारा बहुत अच्छे से समझना है. थ्योरी की तरह, स्टोरी की तरह नहीं इसको पढ़ना, इसको अच्छे से समझना है. अकाउंटेंसी विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, show by liking it, post in comments and subscribe this channel. Next video होगी basis of accounting.